हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की ये वीडियो मेरे चैनल पर अब तक की सबसे बेहतरीन वीडियो होने वाली है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि पिछले 10 साल की जो भी मेरी रिसर्च है, जो एक्सपीरियंस है शादी से रिलेटेड, वो सारा मैं एक ही वीडियो में आज शेयर करने वाला हूँ। 6 टेक्निक्स ऑफ मैरिज इन ए सिंगल वीडियो। मैंने कल ही एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने केवल एक टेक्निक शेयर की थी, और आज से लगभग 2 महीने पहले एक और वीडियो डाला था, उसमें भी एक टेक्निक शेयर की थी। लेकिन कल मैंने बताया था वीडियो में कि टोटल 6 टेक्निक होती हैं मैरिज से रिलेटेड। तो कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने बोला कि आप सभी टेक्निक्स पर वीडियो लेके आइए। तो मुझे लगा अपने पास रख कर क्या करना है, जितनी भी टेक्निक्स है, जो भी मेरे पास नॉलेज है, आज सारी की सारी नॉलेज एक ही वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो आखिरी तक बने रहिएगा इस वीडियो में अगर आप सीखना चाहते हो तो। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी देखना, कितना ब्रिलियंट काम करती है एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, और रिसर्च देखना, कितनी गजब की रिसर्च है और कितने एक्यूरेट उसके रिजल्ट हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कल भी बताया था, जो मतलब पहले वाली जो क्लास थी अपनी, उसमें भी बताया था। देर आर टोटल 6 टेक्निक्स। किससे रिलेटेड? मतलब जो हस्बैंड और वाइफ के जो चार्ट होते हैं ना, हस्बैंड और वाइफ के चार्ट, उन दोनों की एनर्जी मैच होती है। ऐसे ही कोई भी इंसान आपकी लाइफ में नहीं आ जाता। जिस इंसान का आपके साथ बहुत एक लंबा पेंडिंग कर्मा होता है, बहुत एक प्रारब्ध जुड़ा होता है, वो इंसान आपकी जिंदगी में आता है। ठीक है, और स्पेशली देखिए, जो एस्ट्रोलॉजी है वो हिंदू धर्म के अनुसार लिखी गई है, बनाई गई है, या फिर जो हम प्रैक्टिस करते हैं हिंदू धर्म के अनुसार ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ये जो 6 टेक्निक मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये मैक्सिमम जो हिंदू हस्बैंड वाइफ होंगे ना, जो हिंदू कल्चर होगा, सनातन धर्म से जुड़े हुए जो लोग होंगे, उन पर ज़्यादा लगेगी। ठीक है, ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन करने से पहले देश काल और परिस्थिति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे आज मैं आपको 6 टेक्निक बताने वाला हूँ, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि किन्हीं 2 लोगों की शादी आपस में होगी या नहीं होगी। देखिए, ये टेक्निक्स कहाँ पे काम आएंगी? ये टेक्निक्स वहाँ पे काम आएंगी अगर आप किसी को प्रपोज करने वाले हो, और या फिर आप अगर एस्ट्रोलॉजर हो, कोई आपके पास कंसल्टेशन लेकर आता है और ये पूछता है कि मेरी इस लड़की के साथ या इस लड़के के साथ शादी होगी या नहीं होगी, तो आप कैसे बताओगे कि उनका पेंडिंग कर्मा है या नहीं? और पेंडिंग कर्मा है तो हस्बैंड वाइफ बनेंगे या नहीं बनेंगे? क्योंकि पेंडिंग कर्मा तो 2 फ्रेंड्स का भी हो सकता है ना, फ्रेंड्स के रूप में रहकर भी वो अपना पेंडिंग कर्मा क्लियर कर सकते हैं। तो हस्बैंड वाइफ के चार्ट्स में ऐसा क्या होता है? देखिए, ये मैं आपके सामने ना आज टोटल 6 टेक्निक बताने वाला हूँ, और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी मैं आपके सामने लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। उस एक ही एग्जाम्पल में इन 6 में से 5 टेक्निक्स लगेंगी, 5 टेक्निक एक ही चार्ट पे। हालांकि जो भी हस्बैंड वाइफ होते हैं, इन 6 में से 2 टेक्निक भी अगर लग जाए ना तो मोर देन एनफ होती है। देखिए, एक टेक्निक तो किसी के किन्हीं भी 2 लोगों में आपस में लग जाएगी। ऐसा नहीं होगा ना कि हम किसी से भी शादी कर लेंगे। 100 में से 10 लोगों के साथ आपका ये जो कॉम्बिनेशन मैं बताऊंगा, कोई ना कोई एक तो कॉम्बिनेशन बैठ ही जाएगा। ठीक है, वो बात नहीं है। शादी होने के लिए इन 6 में से कम 2 या 3 टेक्निक तो लगनी ही चाहिए, तो वो 101% उनकी शादी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड लास्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो बीच वाले 4 हैं, ये भी 70 to 80 जो हस्बैंड वाइफ के चार्ट होते हैं उनमें आपस में लगते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी टेक्निक्स को हम समझते हैं और वो कैसे लगाते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो अगर आप सीखना चाहते हो और एस्ट्रोलॉजी का मैजिक देखना चाहते हो तो लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मार्स और वीनस वाली टेक्निक। ये मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताई है, इसलिए थोड़ा सा मैं ये जल्दी समअप करूंगा। टेक्निक क्या है? देखिए,
मार्स एंड वीनस, आपको पता होगा कि जो कालपुरुष कुंडली है, जो कालपुरुष कुंडली है उसमें फर्स्ट हाउस का जो स्वामी है मार्स है, मूल त्रिकोण राशि है, और सेवंथ हाउस जो मूल त्रिकोण राशि है वीनस की है। और आपको पता होगा जो मार्स है वो हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है, वीनस जो है पत्नी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इसीलिए मार्स एंड वीनस, मंगल और शुक्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट होते हैं शादी के नजरिए से। और जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनके मंगल और शुक्र का संबंध मिलता है। किस तरीके से संबंध मिलता है? एक कुंडली का मंगल, दूसरी कुंडली का शुक्र, हस्बैंड का मंगल, वाइफ का शुक्र, या फिर हस्बैंड का शुक्र और वाइफ की कुंडली का मंगल एक दूसरे से ट्राइन में मिलेंगे। टेक्निक बता रहा हूं मैं यहां पे आपको। हस्बैंड की कुंडली का मंगल लीजिए और वाइफ की कुंडली का शुक्र लीजिए। ठीक है, या फिर उल्टा भी कर सकते हो, हस्बैंड की कुंडली का शुक्र और वाइफ की कुंडली का मंगल। ठीक है, एक दूसरे के ट्राइन में मिलेंगे, राशि वाइज या फिर पोजीशन वाइज। देखिए मैं यहां पे आपको बता देता हूं ट्राइन का मतलब क्या है। ट्राइन का मतलब है 1, 5, 9 में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हस्बैंड की कुंडली में मेष राशि में मंगल बैठा है, तो अगर मेष राशि में मंगल है हस्बैंड की कुंडली में, तो वाइफ की कुंडली में वीनस मिलेगा या तो मेष राशि में या सिंह राशि में या धनु राशि में। ठीक है, 1, 5, 9, ये जो 1, 5, 9 होता है ना, इसको हम ट्राइन बोलते हैं, ट्राइन। ठीक है, तो या तो होगा राशि वाइज, यानी आप राशि देख लीजिए किस राशि में, अगर मान लीजिए मंगल है किसी का कर्क राशि में, तो उसकी वाइफ का, या फिर मान लीजिए फीमेल चार्ट है, फीमेल चार्ट में मंगल है कर्क राशि में। ठीक है, तो उसके हस्बैंड का जो वीनस मिलेगा ना, या तो कर्क राशि में ही मिलेगा, या स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में मिलेगा, या फिर मीन राशि में मिलेगा, ट्राइन में मिलेगा। ठीक है, राशि वाइज भी ये हो सकता है, या फिर पोजीशन वाइज हो सकता है। पोजीशन वाइज मतलब, पोजीशन वाइज का मतलब है कि मान लीजिए किसी का जो मंगल है, हस्बैंड का मंगल है 10th हाउस में। ठीक है, और जो वाइफ का शुक्र होगा वो 6th हाउस में मिलेगा। ठीक है, हाउस वाइज भी ट्राइन में हो सकते हैं या फिर राशि वाइज भी ट्राइन में हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। पोजीशन वाइज या फिर राशि वाइज, यानी प्लेसमेंट वाइज या फिर साइन वाइज एक दूसरे के ट्राइन में मिलेंगे मंगल और शुक्र। एक का मंगल दूसरे का शुक्र, हस्बैंड का मंगल हो सकता है, लड़की का शुक्र हो सकता है, या लड़की का मंगल या लड़के का शुक्र हो सकता है। लेकिन मैंने ये देखा कि 80-90% केसेज में क्या होता है, हस्बैंड का मार्स होता है और वाइफ का वीनस होता है। ठीक है, 80-90% में। कुछ रेयर केस होते हैं वहाँ पे 10-20% केस होते हैं उल्टा भी होता है, कि हस्बैंड का वीनस और वाइफ का मार्स, ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो मैं एग्जाम्पल से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए 5 टेक्निक एक ही चार्ट पे लगेंगी, इन दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए लड़के का, ये हस्बैंड का चार्ट है, ये वाइफ का चार्ट है। ठीक है, तो इसका मंगल देखिए कहां पर है, मिथुन राशि में है। क्लियर है, मिथुन राशि में, जमिनाई साइन में आप देख सकते हो। और ये वाइफ का जो चार्ट है ना, इसका शुक्र देखिए, इसका शुक्र देखिए कहां पे, तुला राशि में है, तुला राशि में, लिब्रा साइन में। ठीक है, हस्बैंड का मंगल मिथुन का, मार्स मिथुन में है। ठीक है, और वाइफ का वीनस तुला राशि में है। ठीक है ना, तो ये ट्राइन कनेक्शन है। देखिए ये कैसे मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये मिथुन राशि है, ये तुला राशि है। जब यहां से हम काउंटिंग शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ट्राइन, ट्राइन कौन कौन से होते हैं देखिए, ट्राइन 1, 5, 9, ये ट्राइन है, यानी जो पहली राशि है आपकी, जो आपकी पहली राशि है, 5वीं राशि है और 9वीं राशि है, ये ट्राइन है। दूसरी, छठी और 10वीं ट्राइन है। 3, 7, 11 ट्राइन है, और 4, 8, 12 ये ट्राइन है। ठीक है, एक दूसरे से 1, 5, 9 में पढ़ेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो लड़के का जो मंगल है मिथुन राशि में है, लड़की का शुक्र जो है तुला राशि में है। तो 3 और 7 एक दूसरे से ट्राइन में है। यहाँ पे पोजीशन वाइज प्लेसमेंट वाइज ट्राइन में नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे ये राशि वाइज ट्राइन में है। तो कई बार आपको पोजीशन वाइज ट्राइन में मिलेंगे, जैसे लड़की का शुक्र यहाँ पे है, ठीक है, और मान लीजिए जो लड़के का मंगल है वो यहाँ पे हो जाता, ठीक है, या फिर वो भी फिर भी वो राशि वाइज भी हो जाता और प्लेसमेंट वाइज भी हो जाता। राशि वाइज भी तुला में है और प्लेसमेंट वाइज भी 4 और 7 में, ठीक है। कोई नहीं, वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, मैं जो कहना चाहता हूं। तो ये थी मार्स एंड वीनस की टेक्निक। जो पहली टेक्निक हमने आज डिस्कस की, ये थी मार्स और वीनस की टेक्निक, ठीक है, एक दूसरे से ट्राइन में। सेकंड टेक्निक है आपकी आत्मा कारक और दारा कारक। ये क्या होता है? तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सबसे आसान होने वाली है। तो आत्मा कारक प्लेनेट होता है आपकी कुंडली का हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट। आपको पता होगा कि आपकी जो कुंडली है उसमें जितने भी नो प्लेनेट है, सूर्य बुध शुक्र मंगल शनि, जितने भी नो प्लेनेट है, इन सब की डिग्रियां होती हैं, ठीक है। 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक इनकी रेंज होती है। तो जो आपका हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट है, यानी मान लीजिए सन आपका 13 डिग्री पे है, मून आपका 8 डिग्री पे है, जुपिटर आपका 28 डिग्री पे है, तो ऐसे सभी की आप डिग्री देख लोगे। तो जो हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट होता है ना, रैंक वाइज आप देख लीजिए किसकी डिग्री सबसे ज्यादा है, वो आपका आत्मा कारक प्लेनेट बोला जाता है। जो हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट है वो आत्मा कारक होता है। और जो लोवेस्ट डिग्री प्लेनेट होता है, सबसे कम डिग्री जिसकी होती है, सीक्वेंस में आप कर लोगे ना अरेंज, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कर लेना तो उससे पता चल जाएगा। तो लोवेस्ट डिग्री प्लेनेट कौन सा है? जो लोवेस्ट डिग्री प्लेनेट होता है वो दारा कारक बोला जाता है, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट और लोवेस्ट डिग्री प्लेनेट। तो ये कैसे काम करता है? ये ऐसे काम करता है कि एक की कुंडली का, आप दोनों की कुंडली का आत्मा कारक और दारा कारक लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड की कुंडली का जो आत्मा कारक है वो हमने मान लिया सन है, और हस्बैंड की कुंडली का जो दारा कारक है वो हमने मान लिया मून है, ठीक है। तो जो वाइफ की कुंडली का आत्मा कारक हमने फॉर एग्जांपल मान लिया मरकरी है, और वाइफ की कुंडली का जो दारा कारक है वो मान लिया हमने सूर्य है। तो इस तरीके से कुछ कनेक्शन मिलेगा, यानी एक का आत्मा कारक दूसरे का दारा कारक मिलेगा। एक की कुंडली का जो आत्मा कारक प्लेनेट होगा दूसरे की कुंडली का दारा कारक होगा, या फिर एक की कुंडली का दारा कारक दूसरे की कुंडली का आत्मा कारक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यह समझ आ गया होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर भी डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल टेक्निक थी इन 6 टेक्निक्स में से। एक की कुंडली का आत्मा कारक दूसरे की कुंडली का दारा कारक आपको मिलेगा। कुछ ये ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखने में मैंने देखा है आत्मा कारक और दारा कारक मैच करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एक का आत्मा कारक और दूसरे का दारा कारक आपस में बहुत स्ट्रांगली जोड़ता है उन इंसानों को, ठीक है। तो हालांकि ये जो 2 कुंडलियां हैं इनके आत्मा कारक और दारा कारक अलग अलग हैं, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था ना कि इस कुंडली पे 5 टेक्निक्स लगेंगी, ठीक है। एक टेक्निक इस पे नहीं लगेगी, वो है आत्मा कारक और दारा कारक वाली। लेकिन मैं ये जो भी हस्बैंड वाइफ होंगे ना, ये 6 की 6 टेक्निक हर किसी पे नहीं लगेंगी, ठीक है। ये तो बहुत रेयर केस लेके आया हूं मैं आपके सामने जिसमें 5 टेक्निक्स लग रही हैं, ठीक है। अदरवाइज 3 लग जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, 2 से भी काम चल जाता है। अगर मार्स वीनस वाली लग रही है ना उसके साथ, और अगर 7th और 4th हाउस वाली जो मैं लास्ट में शेयर करूंगा अगर वो लग रही है तो मोर देन एनफ है। मार्स वीनस और 7th 4th हाउस ये सबसे बेस्ट पेयर दिखाता है, बेस्ट पेंडिंग कर्मा दिखाता है हस्बैंड वाइफ का, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली टेक्निक इस चार्ट पे नहीं लगेगी। मेरे पास एग्जाम्पल थे, 2-3 एग्जाम्पल थे आत्मा कारक दारा कारक वाले भी, फिर कोई बात नहीं, आप केवल ये टेक्निक बिना एग्जाम्पल के काम चला लो। तो अभी आते हैं हम एक्सोल्टेड और डेबिलिटेड प्लैनेट्स के ऊपर। ये भी एक टेक्निक है, ये भी पेंडिंग कर्मा को दिखाता है, और ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ पे नहीं लगती, ये आपके फैमिली में भी लगेगी। कई बार आपके फैमिली मेंबर्स के साथ लगेगी, आपके भाई के साथ आपकी हो सकती है, आपकी बहन के साथ,
बेटे के साथ, बेटी के साथ, मदर के साथ, फादर के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ भी कई बार आपको लगेगा ये टेक्निक एक्सोल्टेड और डेबिलिटेड प्लैनेट्स वाली जो टेक्निक है ना, और ये कई बार हस्बैंड वाइफ पे भी लगती है। तो बेसिकली क्या है, एक की कुंडली का एक्सोल्टेड प्लैनेट दूसरे की कुंडली में डेबिलिटेड मिलेगा, यानी एक की कुंडली में जो प्लैनेट उच्च का है दूसरे की कुंडली में वो प्लैनेट नीच का मिलेगा, या फिर एक की प्लैनेट का नीच वाला दूसरे की में उच्च का मिलेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी टेक्निक है, और जिस आपके फैमिली में आप देखोगे मैक्सिमम बार ऐसा होता है, एक की कुंडली का एक्सोल्टेड किसी और की कुंडली में डेबिलिटेड मिलेगा। ठीक है, कई बार आपके जो भाई के बच्चे हैं, भतीजा और भतीजी हैं आपके, उनके साथ आपका एक्सचेंज मिलेगा ऐसा, और जिस भी इंसान के साथ आपका ऐसा मिलेगा वो आपको, उसके साथ आप लाइफ टाइम जुड़े रहोगे, देखना आप। ठीक है, तो ये देखिए इसमें भी लगती है, ये सिंपल सी टेक्निक है, कोई इसमें ज़्यादा है नहीं। हस्बैंड का जो सूर्य है उच्च का है, वाइफ का जो सूर्य है नीच का है, तुला राशि में है। हस्बैंड का सूर्य मेष राशि का है, वाइफ का सूर्य नीच राशि का है। सिंपल लगती है यहाँ पे, एक की कुंडली का एक्सोल्टेड दूसरे की कुंडली का डेबिलिटेड प्लेनेट होता है। ठीक है, तो यहां से भी इनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है। तो ये थी आपकी थर्ड टेक्निक। ठीक है, फोर्थ टेक्निक क्या होती है, वीनस राहु की टेक्निक। देखिए अगर किसी का मार्स वीनस मैच नहीं कर रहा ना, तो उसका वीनस राहु मैच करेगा, 101% करेगा। अगर वो हस्बैंड वाइफ है तो मार्स वीनस अगर नहीं ट्राइन में है तो वीनस राहु जरूर, शुक्र और राहु जरूर उनके ट्राइन में मिलेंगे। इसका रीजन क्या है, देखिए मार्स वीनस नो डाउट हस्बैंड वाइफ है, अगर किसी का मार्स वीनस ट्राइन में है तो इसका मतलब है वो बहुत लंबे समय से हस्बैंड वाइफ बने आ रहे हैं। और अगर किसी का मार्स वीनस ट्राइन में नहीं है लेकिन वीनस राहु ट्राइन में है, तो इसका मतलब है कि वो हो सकता है इसी जन्म में हस्बैंड वाइफ बने हों, या फिर उन लास्ट जन्म में वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहे हों और इस जन्म में वो हस्बैंड वाइफ बन गए। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं जब वीनस और राहु एक दूसरे के ट्राइन में हो। हालांकि कई बार ऐसा भी मिलेगा कि मार्स वीनस भी ट्राइन में है और वीनस राहु भी ट्राइन में है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाता है। जैसा कि इस कुंडली, इन कुंडलियों में आप देखिए ट्राइन में वही रूल लगेगा, मार्स वीनस वाला जो बताया था ना, प्लेसमेंट वाइज या फिर राशि वाइज। ठीक है, तो यहां पे देखिए लड़के का राहु देखिए। ठीक है, राहु और शुक्र क्यों लेते हैं हम, क्योंकि जो राहु है वो शिष्य है और शुक्र जो है वो गुरु है। ठीक है, तो राहु हमेशा फॉलो करता है शुक्र को, राहु हमेशा शुक्र की तरफ जाना चाहेगा। हमारी जो डिजायर्स हैं मैक्सिमम टाइम, जो भौतिक वर्ल्ड से रिलेटेड जो हमारी डिजायर्स होती हैं वो राहु क्रिएट करता है। पूरी कौन करता है, शुक्र। पैसा, लग्जरी, ठीक है, सेक्सुअल यूनियन, ये सारी जो चीज़ें मैक्सिमम यही डिजायर रहती है इंसानों की, पैसा, डिजायर, पैसा, लग्जरी और जो सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं उन्हीं से रिलेटेड मैक्सिमम लोगों की डिजायर्स रहती हैं, और वो सारी क्रिएट करता है राहु, पूरी करता है शुक्र। इसीलिए राहु और शुक्र का बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो लड़के का राहु है वो कुंभ राशि का है और लड़की का जो शुक्र है वो तुला राशि का है। तो देखिए 3, 7, 11 मैंने बोला था ना ट्राइन में है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ये राशि वाइज ट्राइन में है, प्लेसमेंट वाइज ट्राइन में नहीं है। कई बार आपको प्लेसमेंट वाइज ट्राइन में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइन में है, अगर आप ये 7वीं राशि में है ना, तुला राशि में शुक्र और राहु है कुंभ राशि में, तो जब 7 से 11 आप गिनोगे तो देखना ये जैसे 7 है ना, 1, 2, 3, 4, 5 ट्राइन में मिलेगा, 1, 5, 9 ट्राइन में होता है। ठीक है, तो ये आपका ट्राइन बनता है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, ये आपका ट्राइन है 3, 7, 11। ठीक है, तो एक का राहु दूसरे का शुक्र एक दूसरे के ट्राइन में मिलेगा। मैक्सिमम केसेस में ये टेक्निक भी लग जाती है। तो अगर आपके पास कोई कंसल्टेशन आती है या फिर अगर आप खुद मैरिड हो तो आप अपने हस्बैंड वाइफ का चार्ट आप मैच करके देखिए, इन 6 में से मैं गारंटी देता हूं 3 टेक्निक तो 101% लगेगी ही लगेंगी। ठीक है, तो ये थी आपकी 4th टेक्निक वीनस और राहु की। ठीक है, 5वीं टेक्निक हम डिस्कस कर लेते हैं लिब्रा साइन वाली, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी।
ठीक है। तो लिब्रा साइन वाली जो टेक्निक है वो देखिए क्या है। पहले मैं यहाँ पे ब्लैंक चार्ट पे आपको समझा देता हूँ। ये भी सिंपल टेक्निक है। लिब्रा साइन की क्या टेक्निक है ये, हाँ इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये कंफ्यूज कर सकती है। किसी भी एक की कुंडली का लिब्रा साइन लीजिए, आप तुला राशि लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने ले ली हस्बैंड का लिब्रा साइन ले लिया, और हस्बैंड का लिब्रा तुला राशि में मान लीजिए हम उसकी तुला राशि में बैठा है मंगल, ठीक है, या फिर कोई और ले लेते हैं, मून मान लेते हैं, चंद्रमा मान लेते हैं, ठीक है। हस्बैंड की तुला राशि में चंद्रमा बैठा है, ठीक है। और ये तुला राशि कहीं पर भी हो सकती है, जरूरी नहीं 7th हाउस में हो, और आपको 7th हाउस नहीं लेना है, तुला राशि लेनी है। तुला राशि कहीं पर भी हो आपकी तुला राशि, तुला राशि आपके यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। वो लगन अगर चेंज होगा तो चेंज हो जाएगी ना तुला राशि, आप समझ पा रहे हो ना। आपको तुला राशि लेनी है, तुला राशि में कौन सा प्लेनेट बैठा है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना कि आपकी तुला राशि में कौन सा प्लेनेट बैठा है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे तुला राशि में हम मान लेते हैं चंद्रमा रहने दीजिए, उसमें थोड़ा सा मैं बाद में बताऊंगा क्या कारण है। हम बुध ले लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हस्बैंड के चार्ट में तुला राशि में बुध प्लेनेट बैठा है, ठीक है। वाइफ का चार्ट उठाइए आप, वाइफ के चार्ट में ये बुध या तो लगन में मिलेगा, ठीक है, या फिर चंद्र लगन में मिलेगा, यानी चंद्रमा के साथ मिलेगा। अब ध्यान दीजिए यहां पे, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आप लोगों को। जब हम, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है हस्बैंड का जो तुला राशि है वो खाली है, उसमें कोई भी प्लेनेट नहीं है, तो हम वाइफ का चार्ट उठाएंगे, वाइफ की तुला राशि देखेंगे, ठीक है। मान लेते हैं वाइफ की जो तुला राशि है, तुला राशि कहीं पे भी हो, 3rd हाउस में तुला राशि हो सकती है, 8th हाउस में तुला राशि हो सकती है, 11th हाउस, 12th हाउस, कहीं पर भी हो सकती है। तो तुला राशि में जो प्लेनेट है, मान लीजिए गुरु है, वाइफ की तुला राशि में गुरु है, तो हस्बैंड के लगन में गुरु मिलेगा। अब लगन में कोई भी साइन हो सकता है, वो मैटर नहीं करता, ठीक है ना। एक की कुंडली में तुला राशि मैटर करेगी कहीं पर भी हो, दूसरे की कुंडली में लगन मैटर करेगा, लगन में कोई भी राशि हो वहां पे राशि मैटर नहीं करेगी, समझे ना। तो मान लीजिए वाइफ की तुला राशि में गुरु बैठा है, तो हस्बैंड की तुला राशि में, तो हस्बैंड के लगन में, हस्बैंड के लगन में आपको गुरु मिलेगा। वाइफ की तुला राशि में गुरु, हस्बैंड के लगन में गुरु, या फिर चंद्र लगन में गुरु, मतलब चंद्रमा के साथ गुरु मिलेगा, ठीक है। और अगर दोनों की तुला राशि खाली है, दोनों की तुला राशि में कोई भी प्लेनेट नहीं है, तो फिर जो बाकी की 6 टेक्निक है उनमें से कोई भी 2-3 लगेंगी, ये फिर वहां पे नहीं लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास चार्ट है, ये इस एग्जाम्पल से देखिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब देखिए हस्बैंड की तुला राशि तो खाली है, तो वाइफ की तुला राशि देखिए। अब वाइफ की तुला राशि में 5 प्लेनेट है, तो हस्बैंड के लगन में या चंद्रमा के साथ इन 5 में से कोई ना कोई एक प्लेनेट जरूर मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए हस्बैंड के लगन में है सूर्य और वाइफ की तुला राशि में है सूर्य, ठीक है। तो ये भी एक कनेक्शन दर्शाता है हस्बैंड वाइफ के बीच में। आप मैक्सिमम कुंडलियों पर ये लगा कर देखिएगा, जिनकी तुला राशि में अगर कोई ना कोई प्लेनेट है ना, तो वो उसके चंद्र लगन में या फिर लगन में, या फिर कई बार आपके D9 के लगन में भी ये चीज मैनिफेस्ट हो जाती है। मैं D9 को यहाँ पे इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा क्योंकि फिर चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, ठीक है। अदरवाइज इस टेक्निक में कई बार D9 का लगन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो D9 के लगन में भी कई बार, यानी हस्बैंड की तुला राशि में जो प्लेनेट है वो वाइफ के D9 के लगन में मिलता है कई बार, ठीक है। या फिर वाइफ के तुला राशि में जो प्लेनेट है वो हस्बैंड के D9 के लगन में भी मिल जाता है कई बार, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और हर एक कुंडली पर लगने वाली टेक्निक। मैंने जितने भी चार्ट देखे हैं 99%
चार्ट्स में ये जो 6th टेक्निक है ना, 7th एंड 4th हाउस वाली टेक्निक, ये ब्रिलियंट टेक्निक है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेंडिंग कर्मा यहीं से देखा जाता है। दो इंसानों को जोड़ेगा या नहीं जोड़ेगा वो होता है मतलब एज ए हस्बैंड वाइफ, तो उसके लिए 7th हाउस और 4th हाउस इंपॉर्टेंट होता है। कारण क्या है और टेक्निक क्या है, ब्लैंक चार्ट से एक बार समझते हैं। तो अब देखिए जो 7th हाउस है, अब देखिए कर्म हम कौन से हाउस से देखते हैं, कर्म हम 10th हाउस से देखते हैं। अगर हम हमारा जो फर्स्ट हाउस हमें खुद को दिखाता है, सेल्फ को दिखाता है, तो सेल्फ का कर्म हम 10th हाउस से देखते हैं। तो सिमिलरली हमारी जो शादी का कर्म है, हमारे जो पार्टनर का कर्म है, वो अगर हम यहां से काउंट करेंगे ना, इससे 10th अगर हम काउंट करेंगे तो वो 4th हाउस आएगा। इसीलिए इस टेक्निक का नाम दिया गया है 7th एंड 4th हाउस टेक्निक। 7th एंड 4th हाउस टेक्निक होता क्या है, अब देखिए एक की कुंडली का 7th हाउस या एक की कुंडली का 4th हाउस दूसरे की कुंडली के 7th हाउस और 4th हाउस के साथ एक्सचेंज में मिलेगा या प्लेनेट का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन मिलेगा। मतलब मान लीजिए जो हस्बैंड का 7th हाउस है, हस्बैंड के 7th हाउस में ये तुला राशि है, ठीक है, खाली है। हस्बैंड के 7th हाउस में तुला राशि है, कोई भी प्लेनेट नहीं है। तो वाइफ का जो 4th हाउस बनेगा ना, वाइफ की कुंडली का 4th हाउस, उसमें या तो तुला राशि आएगी या वृष राशि आएगी, शुक्र की ही दूसरी राशि, या फिर तुला और वृष राशि नहीं है तो मान लीजिए वृश्चिक राशि है, कोई भी एक राशि है, उसके अंदर शुक्र बैठा होगा, 4th हाउस में शुक्र बैठा होगा। यानी 7th और एक की कुंडली का 7th हाउस, दूसरे की कुंडली का 4th हाउस आपस में कुछ न कुछ कनेक्शन बनाए बैठेगा। 101% लगती है, हर एक हस्बैंड वाइफ की कुंडली पे लगेगा। अगर उनका एक स्ट्रॉन्ग पेंडिंग कर्मा है ना, अगर डाइवोर्स वगैरह कुछ नहीं होना है और इस टाइप से एक स्ट्रॉन्ग पेंडिंग कर्मा है, लंबा पेंडिंग कर्मा है, तो उस केस में 7th और 4th हाउस बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड मिलेंगे आपको। एक की कुंडली का 7th हाउस या एक की कुंडली का 4th हाउस दूसरे की कुंडली के 7th हाउस या 4th हाउस से कनेक्शन मिलेगा। एक का 4th दूसरे का 7th, एक का 7th दूसरे का 4th, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के साथ यहां पे देखिए हस्बैंड की 7th हाउस में तुला राशि है, वाइफ के 4th हाउस में तुला राशि है। मैंने यही बोला था, ऐसा कुछ ना कुछ कनेक्शन मिलेगा, ठीक है ना। और देखिए 7th हाउस तुला राशि, उसका स्वामी शुक्र भी तुला राशि में है, 4th हाउस में है, 4th हाउस में। तो एक की कुंडली का 7th हाउस दूसरे की कुंडली के 4th हाउस से किसी न किसी वे में आपको कनेक्टेड मिलेगा, ठीक है। तो ये थी आपके सामने 6 की 6 टेक्निक हस्बैंड वाइफ की कुंडली को मैच करने की, उनका पेंडिंग कर्मा देखने की, ठीक है। बहुत कारगर टेक्निक्स हैं। मैक्सिमम केसेस कंसल्टेशन आती हैं मेरे पास, जिसमें जो आजकल रिलेशनशिप में है लड़के लड़कियां, वो पूछते हैं कि मेरी इससे शादी होगी या नहीं होगी, हमारा कितना पेंडिंग कर्मा है, बीच में घर वाले मना तो नहीं कर देंगे, या फिर इस टाइप से जब कंसल्टेशन आती है ना, तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत हेल्प करती है। बहुत अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आपके लिए डेफिनेटली ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी। और अगर आप और ज़्यादा डिटेल में सीखना चाहते हो तो मेरा कोर्स चल रहा है, उसमें आप एनरोल कर सकते हो, दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो कंसल्टेशन के लिए भी और कोर्स डिटेल्स के लिए भी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो नॉलेज शेयर की गई है उसको आप यूज करोगे, सीखोगे और आगे बढ़ोगे। तो और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम।